अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरलिस्ट अरसलान सईद। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं फॉर एमडीकेट, यानी कौन से ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो एमडीकेट में आने के ज़्यादा चांस है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने अपनी पिछली वीडियो में बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बायोलॉजी के कौन से चैप्टर के कौन से ऐसे एमसीक्यूज़ है जो एमडीकेट में ज़्यादा आने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो उससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स। तो फ्रेंड, अब हम अपना शुरू करते हैं अब अपना लेक्चर। तो फ्रेंड, जैसा कि ये यहाँ पर मेरे पास 12th क्लास बायोलॉजी की यहाँ पर बुक मेरे पास पड़ी हुई है। इसके अगर मैं आपको चैप्टर गिन के बताऊँ बायोलॉजिकल के, तो सबसे पहले चैप्टर हमारे पास आ जाता है रेस्पिरेशन, उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेमियोस्टेसिस, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है स्पोर्ट एंड मूवमेंट, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नर्वस सिस्टम, उसके बाद हमारे पास आ जाता है केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसके बाद हमारे पास आ जाता है बिहेवियर। अगर हम उसके बाद यहाँ पर देखें तो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आ जाता है, उसके बाद हमारे पास डेवलपमेंट और एजिंग वाला आ जाता है। ये दोनों एक ही टाइप के चैप्टर। उसके बाद हमारे पास इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम एंड डीएनए, एवोल्यूशन, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी एंड वेलफेयर ऑफ वुमेंस। तो फ्रेंड्स, ये हैं बायोलॉजिकल के चैप्टर। अगर हम इनमें से देखें कि कौन से मोस्ट ऐसे चैप्टर हैं जिनके एमसीक्यूज़ हमारे पास ज़्यादातर एमडीकेट में आने वाले हैं, तो उन एमसीक्यूज़ के बारे में अगर आपको बताऊं तो वो एमसीक्यूज़ मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसा कि ये यहाँ पर ये है। अगर आप मेरे साथ चलें तो फर्स्ट चैप्टर में से जो एमसीक्यूज़ यहाँ पर बनते हैं, सबसे पहले एमसीक्यूज ये है कि परसेंटेज ऑफ CO2 कैरिड आउट बाय प्लाज्मा, यानी ये कितनी परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड आउट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास आ जाता है 7%। ये वाला जो है एमसीक्यूज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाले एमसीक्यूज के मोस्ट चांसेस हैं, क्योंकि ये एमडीकेट में आ सकते हैं, क्योंकि ये पहले भी एमडीकेट में आ चुके हैं। तो इनको फ्रेंड्स, मेरी की वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं। तो जो विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कौन से ऐसा आयन है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो वो वाला आयन जो हमारे पास आ जाए बाइकार्बोनेट, यानी CO3 आयन जो है हमारे पास, ये इम्पोर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। CO2 जो आयन है हमारे पास। अगर हम इसके बाद देखें तो मायोग्लोबिन इज फाउंड इन, यानी मायोग्लोबिन किस में पाई जाती है? मायोग्लोबिन जो पाई जाती है मसल्स में पाई जाती है। इसके अगर कंपैरिजन करें मायोग्लोबिन और मायोग्लोबिन जो है हमारे वुमेन्स के ब्लड में पाई जाती है। अगर हम इसके मुकाबले में मायोग्लोबिन को देखें तो ये मसल्स में पाई जाती है, और हेमोग्लोबिन जो है हमारे रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती है। अगर हम इसके बाद हम अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, मायोग्लोबिन्स कंबाइंस विद, यानी मायोग्लोबिन्स कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होती है? मायोग्लोबिन जो है सिर्फ एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ये आ गया। अगर हम इसके बाद देखते हैं ओटिटिस आइडिया इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ विच पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी जो ओटिटिस मीडिया जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज़ है, यानी ये किस वजह से होती है? तो ये है मिडिल ईयर की वजह से, यानी ये मिडिल ईयर के अंदर स्टेशन ट्यूब के इन्फ्लेमेशन की वजह से ये ओटिटिस मीडिया हो जाती है। अगर हम इसके बाद अपना इंपॉर्टेंट चैप्टर देखें, BCG वैक्सीन आर यूजली गिवन टू, यानी BCG वैक्सीन किस चीज़ के लिए दी जाती है? ये BCG वैक्सीन होती है, यानी ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए चिल्ड्रन को दी जाती है। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया चिल्ड्रन। अगर हम हेमोस्टेसिस वाले चैप्टर पर जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ हेमोस्टेसिस मैकेनिज्म, यानी कौन से ऐसा कंपोनेंट है जो हेमोस्टेसिस मैकेनिज्म को मेंटेन करता है? वो तो हमारे पास जो रिसेप्टर रेगुलेटर भी हो सकते हैं, इंटीग्रेटर भी हो सकते हैं, हमारे पास सेंसर भी हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम अपना और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की तरफ जाएं तो विच वन इज़ आइसोटोनिक टू द सराउंडिंग वाटर, यानी कौन से एक जो है आइसोटोनिक है एज कम्पेयर टू द वाटर। आइसोटोनिक उसे कहते हैं जिसमें अगर बॉडी के आउटसाइड और इनसाइड सोल्यूट की कंसनट्रेशन मेंटेन हो तो उसको कहते हैं आइसोटोनिक। यानी जो ये इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है शार्क, यानी शार्क जो है वो अपना एनवायरनमेंट आइसोटोनिक रखती है, उससे हाइपोटोनिक रखने की एनवायरनमेंट कोई ज़रूरत भी नहीं होती। अगर हम इसके बाद देखें एक्सक्रीशन वाले में हमारा एमसीक्यू देखें, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर एक्सक्रीटेड इन फिशेस थ्रू, यानी मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन जो एक्सक्रीट होते हैं फिशेस में, वो
आर्गन के थ्रू एक्सक्रीट होता है, वो आर्गन हमारे पास आ जाते हैं किडनी। तो इसका जो इम्पोर्टेंट यानी जो इसका जो हमारे पास ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन, वो हमारे पास आ गया किडनी। अगर हम इसके बाद देखें द बर्ड एक्सक्रीट, यानी ये जो बर्ड्स जो है क्या चीज़ एक्सक्रीट करते हैं एज द एक्सक्रीटरी आर्गन्स, यानी बर्ड जो कौन सी चीज़ एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर। जो बर्ड्स एक्सक्रीट करते हैं वो आ गया हमारे पास यूरिक एसिड। अगर हम देखें उसके बाद यूरिया फार्मेशन अकरन, यानी यूरिया की फार्मेशन यानी कहाँ पर हो रही होती है। यूरिया की जो फार्मेशन हो रही होती है वो हमारे लिवर वाले पार्ट में हो रही होती है। द मेजर एंड इमीडिएट नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, यानी जो सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है नाइट्रोजन वेस्ट का जो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, वो हमारे पास आ जाता है अमोनिया। यानी ये जो है सबसे बड़ा नाइट्रोजन वेस्ट है, यानी ये सबसे टॉक्सिक है। इसके लिए हमें 150 ml वाटर रिक्वायर होता है टू डेल्यूट, यानी इसको डेल्यूट करने के लिए, इसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए। अगर हम इसके बाद अपना MCQ देखें, द लिस्ट टॉक्सिक एक्सक्यूटरी प्रोडक्ट, यानी सबसे कम जो है टॉक्सिक एक्सक्यूटरी प्रोडक्ट कौन सा है, तो सबसे कम जो हमारे पास एक्सक्यूटरी प्रोडक्ट आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है यूरिक एसिड, क्योंकि इसके लिए 1 ml वाटर रिक्वायर होता है टू डेल्यूटेड, यानी इसको डेल्यूट करने के लिए। अगर हम उसके बाद आएँ, हमारा जो इम्पोर्टेंट है इसमें, इनमें से मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा जो आपके आने के ज़्यादा चांसेस है। ईच किडनी ऑफ ह्यूमन्स बीइंग इज़ वेट अबाउट, यानी ह्यूमन्स के जो है हर किडनी का वज़न कितना होता है, तो ह्यूमन्स के जो हर किडनी का वज़न होता है वो 115 ग्राम होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो MCQ, द नंबर ऑफ कार्टिकल न्यूफ्रॉन आर, यानी कि कितने नंबर कार्टिकल न्यूफ्रॉन किडनी में पाई जाती हैं, तो हमारे पास 70 to 80 कार्टिकल्स होती हैं। और जो आगे हमारे पास 20% बच की वो हमारे पास एक्स्ट्रा मेडुलरी न्यूरॉन्स होती हैं। अगर हम उसके बाद अपने इम्पोर्टेंट MCQs की तरफ जाएँ तो वो हमारे पास आ जाता है द ग्लूकोज इज़ रीएब्जॉर्ब्ड बाय द ग्लूकोज इज रीअब्जॉर्ब द, यानी ग्लूकोज यानी ग्लूकोज जो है कौन सी किडनी के पार्ट से रीअब्जॉर्ब होता है, तो जो ग्लूकोज है वो किडनी के प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल, यानी जो सबसे पहले वाला पार्ट है वहाँ पर आकर निफ्रॉन्स की मदद से वो जो है रीअब्जॉर्ब होता है। उसके बाद अगर हम अपने नेक्स्ट MCQs देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड डायरियज, यानी कौन से ऐसा जो है का बीमारी है जिसकी वजह से डायरिया होता है। ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जिसकी वजह से डायरिसिस होता है। डायरिसिस कहते हैं यूरिन का ज़्यादा आ जाना। अगर हम उसके बाद अपना इम्पोर्टेंट MCQs देखें, अगर हम उसके बाद अपने इम्पोर्टेंट MCQs देखें तो वो हमारे पास आ जाता है इम्पोर्टेंट MCQs। व्हेन द किडनी फेल्स टू फॉर्म यूरिन द कंडीशन इज कॉल्ड, यानी जब किडनी जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करने में फेल हो जाए, नाकामयाब हो जाए, तो उस डिजीज़ को क्या कहते हैं, उस डिजीज़ को कहते हैं नेफ्राइटिस, यानी नेफ्राइटिस कहते हैं। उसके बाद अगर हम अपना MCQ देखें तो हमारे पास आता है लिथोट्रिप्सी इज ए टेक्निक्स टू, यानी लिथोट्रिप्सी एक टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, इस टेक्निक को यूज़ करते हैं रिमूव किडनी स्टोन्स विदाउट सर्जरी, यानी ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम उसके बाद अपने इंपॉर्टेंट MCQ देखें, अ कंडीशन कॉल्ड गूज़बम्प्स आर कॉल्ड बाय, यानी कौन सी ऐसी कंडीशन है जिससे गूज़बम्प हो जाते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं जब बॉडी हमारी ओवर कूल्ड हो जाए, उस कंडीशंस में हमारे जो